क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आज का लास्ट लेक्चर है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये आखिरी लेक्चर है जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, हम वो हिस्सा कवर कर रहे हैं जो 12th एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ऑलरेडी जो हमारा चैप्टर है वो 2 क्लास पहले ही कवर हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं उसका अभी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो यहां के हिस्से 12th के एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसको यहां पर हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है बातें थोड़ा कम करेंगे, काम थोड़ा ज्यादा करेंगे आज हम, ठीक है। ठीक, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है ह्यूमन कैरियोटाइप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सी ग्रुप होता है, इस बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, ठीक है ना। आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोग्राम। इडियोग्राम का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोग्राम। इडियोग्राम का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोग्राम, ये आप मुझे बतलाएंगे। आपको ये भी बतलाना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, क्या, ठीक है, कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, के कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, आपको यह बतलाना है। और आपको यह भी बतलाना है कि हैवीएस्ट हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है और लाइटेस्ट हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है, ठीक है। सबसे भारी हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है और सबसे हल्का हिस्टोन प्रोटीन कौन सा होता है एज पर मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए अब जहां हमने बात खत्म की थी, हम बात कर रहे थे बेटा न्यूक्लियोसोम के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि क्रोमेटिन को बनाने वाली इकाइयां या क्रोमोसोम को बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम ऐसी इकाइयां होती है जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम को बनाते हैं। मतलब अभी तक हम ये समझ रहे थे कि क्रोमेटिन रेटिकुलम, जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो कंडेंस होता है और उससे क्या बनता है, उससे क्रोमोसोम बनता है। पर क्रोमेटिन थ्रेड कैसे बनता है? जब बेटा हम क्रोमेटिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्रोमेटिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो 2 चीजें निश्चित तौर पर उसमें इंक्लूड होती हैं, एक तो डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन के। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बगैर क्रोमेटिन नहीं बन सकता है। तो क्रोमेटिन थ्रेड जो है उसकी अपनी इकाइयां भी होती हैं और उन इकाइयों को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो क्रोमेटिन थ्रेड की अपनी यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियोसोम। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोसोम होता क्या है? देखो बेटा ऐसा समझ लीजिए आप कि हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। आपने कभी बिजली के जो तार होते हैं, बिजली के खंभे देखे आपने, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक पोल है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है, तीसरा इलेक्ट्रिक पोल है, चौथा इलेक्ट्रिक पोल के, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, है ना बेटा, ठीक है। और आपने गौर किया इलेक्ट्रिक पोल पर बिजली के तार कैसे जाते हैं? इलेक्ट्रिक वायर, ये वायर यहां से यहां मूव किया, यहां से यहां मूव किया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक पोल पर वायर इस देखिए ना आप, अरे आपके घर के खिड़की से बाहर देखो आपको इलेक्ट्रिक पोल दिख जाएगा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में हमारे यहां पे इलेक्ट्रिक पोल आपको कम देखने मिलेगा बॉम्बे के अंदर, कारण ये कि हमारा अंडरग्राउंड बिजली बहुत सारा गया हुआ है, लेकिन तब भी कई पुराने हिस्सों में आपको इलेक्ट्रिक पोल देखने मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं वो क्या है बेटा, वे ऐसे पोल है जिसके ऊपर बिजली का तार जो है हमने बिछा। आप गौर से देखना, आपके इलेक्ट्रिक पोल में आप देखना कि जो बिजली का तार होता है, इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर होता है, वो क्या होता है, वो आगे बढ़ता है। फिर आप देखेंगे चीनी मिट्टी से बना, पोर्सिलिन से बना हुआ एक आपको ऐसा हिस्सा दिखाई पड़ेगा, एक आपको ऐसा हिस्सा जो है वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा हिस्सा आपको जो है दिखाई पड़ेगा और इलेक्ट्रिक वायर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक वायर इस पे आएगा, ऐसे अपने आप को लपेटेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक वायर जैसे होता है ना घिरनी के समान। मैंने आपको कैसे बताऊं आपको मैं, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इमेजिन करते हैं। चलिए मेरा मैजिकल रुमाल मैंने बाहर निकाला, जादूगर जैसे होता है, जैसे मैजिशियन होते हैं अपने पास एक रुमाल रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने कहा अरे मैं इसको
जादू नहीं कर रहा हूं, तुम क्या सोच रहे हो, जादूगर समझ रहे हो मेरे को, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक वायर है, अब इलेक्ट्रिक वायर, मेरी बात ध्यान सुना, पहले समझो फिर हम न्यूक्लियस मॉडल की बात करके। तो ये इलेक्ट्रिक वायर है और ये इलेक्ट्रिक वायर को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, इसको हमने इसके ऊपर, हमने इस घिरनी के ऊपर लपेट दिया इसको हमने। तो एक वायर सपोर्ट मिल गया, एक वायर पिछले पोल के साथ में और एक वायर अगले पोल की ओर गया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमको ऐसा जो है वो इलेक्ट्रिक पोल, हमने इसको उस पर लपेट दिया, इस पर लपेट दिया हमने, ठीक है ना, क्लियर, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये वो घिरनी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर को हमने लपेटा हुआ है, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ता है आपके आसपास। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या फायदा था इसका। फायदा ये कि इलेक्ट्रिक वायर को हम वहां से, जहां से निकला है, जिस जगह से पावर स्टेशन से, वहां से घर तक सीधा लेके आए, तो उसका अपना वजन इतना अधिक है कि वो अपने वजन से ही टूट जाएगा उठ के, हम उसको सेफली ला नहीं पाएंगे अपने घर तक। तो क्या होता है, कई जगह पर खंबे लगे होते हैं और उन खंबों में ऐसी घिरनियां लगी होती है, इलेक्ट्रिक वायर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अरे चलो ठीक है, आपने यदि खंबा देखा, आप देखेंगे कि खेतों में दिखते हैं आपको बड़े वाले इलेक्ट्रिक वायर आपको पोल दिखाई पड़ते हैं। ऐसा होता है ना, बड़ा वाला हाई टेंशन लाइन गई होती है, इस प्रकार की हाई टेंशन लाइन गई होती है, ठीक है, दिखाई पड़ता है। उसमें देखो आप, कायदा वो बड़े बड़े से घिरनी जैसे होते हैं, उसमें वायर लपेटता आगे बढ़ जाता है, वो है ना, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही, अरे जो हमारे आसपास की दुनिया में, वही सेल की दुनिया में बिल्कुल वैसे ही डीएनए अपने आप को लपेटे होता है, क्योंकि हमें मालूम है इतना डीएनए है कि हमारी एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए है। कितना टोटल डीएनए, आप एक सेल के अंदर, इतनी छोटी सेल है कि देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि डीएनए की लंबाई तो बहुत ज्यादा है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे। अब ये 2 मीटर डीएनए तकरीबन 46 क्रोमोसोम में बटा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि मैंने आपसे कहा कि तब भी डीएनए की लंबाई तो बहुत ज्यादा है, तो कैसे मैनेज करेंगे इसको। अब तो इसे मैनेज करने के लिए क्या किया हमने कहा एक काम करते हैं, हमने हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ हमने एक ऑक्टामर बनाया, हमने एक ऑक्टामर बनाया जो कि क्या, किससे बना, जो कि जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से बना। तो एक काम करते हैं हम, और अच्छा सा हम जो है वो स्ट्रक्चर, अच्छी कोई चीज लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए पॉइंट से। हमने कहा हमारे पास ये है, ये क्या है, ये ऑक्टामर है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ ऑक्टामर है, और इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कितने बेटा, 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। कौन कौन से हैं इसमें, H2A, H2B, H3, H4, टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। सबके 2-2 होंगे ना यार, 2 H2A होगा, 2 H2B होगा, 2 H3 होगा, 2 H4 होगा, ठीक है, और इससे एक ऑक्टामर बन गया है। और इस ऑक्टामर पर डीएनए अपने आप को ऐसे लपेटे होता है, जिसे मैंने कहा ये लपेटे, एक डीएनए का हिस्सा इधर गया हुआ है और एक डीएनए का हिस्सा जो है वो इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे अपने आप को लपेटे हुए, ठीक है, होता है कभी कभी, गिर गया, ठीक है। चल, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि ये ऐसे अपने आप को इस पर लपेटे हुए, ठीक है ना, ठीक। चलिए, ये लपेटे, अरे ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपने आप को ऑक्टामर पर लपेटे हुए, ठीक है ना, है ना। तो ये क्या बोला, मैंने कहा ये ऑक्टामर है, इसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेटा हुआ है, और आगे बढ़ेगा ये, तो ऐसे ही ऑक्टामर एक और मिलेगा, उस पर अपने आप को लपेट लेगा ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है वो इस बात को बतलाता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब इस 3 डायमेंशनल इमेज में हम देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रेड कलर का जो कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल ऑक्टामर दिखाई पड़ रहा है, उस पर डीएनए अपने आप को लपेटे हुए, और फिर आगे डीएनए निकलता है अगले ऑक्टामर पर अपने आप को लपेटे हुए, ऐसे पूरा यूनिट बना हुआ है, ऐसे पूरा का पूरा एक हिस्सा बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। और ये जिसे हम बोलते हैं, आपसे हम कहते हैं कि भाई, अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियोसोम कहां है इसमें। देखो बेटा, हमने कहा इस डीएनए को हमने आधा ले लिया, हमने आधा इसका भाग मान लिया, आधा दूसरे का भाग मान लिया, हमने कहा दिस इज ए वन, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, क्या, जो कॉमन डीएनए है आधा उसका आधा इसका, के। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि एक जो न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमोसोम की इकाई होता है। चलिए हम समझते हैं इससे, देखो एक बार फिर से देखेंगे स्ट्रक्चर को। अब अभी इतना हम समझ गए हैं कि ये हिस्टोन से बना हुआ ऑक्टामर है, हिस्टोन से बना हुआ ऑक्टामर है, 4 दिखाई पड़ रहे हैं, 4 पीछे तरफ होंगे बेटा, इसमें 4 इसमें पीछे तरफ होंगे, के डीएनए अपने आप को ऐसे लपेटे हुए, डीएनए अपने आप को ऐसे इस पर लपेटे हुए, ठीक है, और यहां से बाहर निकला, अगले वाले के पास गया, यहां इसने अपने आप को लपेटा हुआ है, यहां से बाहर निकला, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। यानी ये क्या है, ये हो गया है हिस्टोन का ऑक्टामर,
हिस्टोन का ऑक्टामर हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया लिंकर डीएनए, ऐसा डीएनए जो दो ऑक्टामर को जोड़ रहा है आपस में, लिंकर डीएनए, ठीक है, क्लियर। हमने क्या देखा, हमने कहा ये आगे अगला ऑक्टामर है, आगे ये डीएनए गया, ठीक है ना, है ना। तो क्या बोला हमने, कहा एक न्यूक्लियोसोम कैसा होगा, तो हमने कहा ये हमने आधा डीएनए लिया यहां से, आधा लिंकर डीएनए लिया यहां से और आधा हटके, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये अगला न्यूक्लियोसोम, तो एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, अगला न्यूक्लियोसोम ये हो गया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम में कुछ हिस्सा डीएनए का आएगा और एक ऑक्टामर शामिल होगा उसके अंदर, ठीक है। देखिए इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए। अब देखो अब ये आंकड़े थोड़े बेटा एनसीईआरटी के अंदर ही वेरी करते हैं। 11th के एनसीईआरटी में उन्होंने 2 मीटर डीएनए लिखा, 12th के एनसीईआरटी में 2.2 मीटर डीएनए लिखा। तो याद रखिएगा बेटा कि एग्जैक्टली जो डीएनए का अमाउंट है वो 2 मीटर 2.2 के साइंटिस्ट अभी भी वेरीफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल सही फिगर आप मेडिकल कॉलेज में जाके बात करेंगे तो इट इज ये तकरीबन जो है आपका जो है 1.76 मीटर होता है डीएनए टोटल जो सेल के अंदर है वो 1.76 मीटर होता है जो मेडिकल बुक्स के अंदर दे रखा है। पर यहां पे एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में उन्होंने 2.2 मीटर दे रखा है। A length that is far greater than the dimension of a typical nucleus के एक न्यूक्लियस का डायमेंशन जो है 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास के मतलब माइक्रोमीटर में होता है, उसकी तुलना में जो डीएनए की लंबाई वो काफी अधिक होती है। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी क्लोज पैकिंग करनी पड़ेगी इसकी। इन प्रोकैरियोट्स जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई की बात करें, दो दे डू नॉट हैव आइडेंटिफाइड न्यूक्लियस, इनमें हालांकि एक डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें एक बकायदा सुविभजित या डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। तो उसके एंड द डीएनए इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द सेल के, और डीएनए जो होता है वो भी पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है के। हालांकि प्रोकैरियोट जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई में जो डीएनए है वो एक प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, उसके बावजूद वो अपने आप को कंडेंस करके रखता है और उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए इज बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड बाय विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन है वो हिस्टोन नहीं है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। यहां पर बेटा पॉलीएमाइन्स देखने मिलते हैं और कुछ हमको सिंपल जो है वो पॉजिटिव प्रोटीन हमको देखने मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी जो डीएनए होता है वो अपने आप को कंडेंस करके रखता है और उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, जो एक्चुअल क्रोमोसोम जैसा नहीं होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है, वो अपने आप को पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन की हेल्प से कंडेंस करके रखता है। और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन में पॉलीएमाइन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। The DNA in nucleate is organized in large loop held by protein। ऐसा होता है कि यानी आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक का सर्कुलर डीएनए देखे तो ऐसा लूप बना के अपने आप को वो रखेगा, ऐसा अपने आप को लूप बनाकर वो रखेगा, ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक का डीएनए पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता है, वो भी अपने आप को कंडेंस करके रखता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इन यूकेरियोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी बेटा वर्ड टू वर्ड कि ये एनसीईआरटी कौन सा है, ये 12th क्लास का एनसीईआरटी है, ठीक है ना। इन यूकेरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। यूकेरियोटिक में ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और अधिक जटिल होता है, ठीक है। There is a set of positively charged basic protein called histone। कल पढ़ा है हमने हिस्टोन के बारे में बैठ के। यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन देखने मिलते हैं और उन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और ये 5 तरह के होते हैं, H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन, ठीक है। ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद द चार्ज साइट चेन। अब देखो कोई भी प्रोटीन पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास में कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन अमाइनो एसिड में कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन के। जो हिस्टोन प्रोटीन है
उनमें लाइसिन और अर्जिनिन एमाइनो एसिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये जो है वो बेसिक रिएक्शन वाले होते हैं, एसिड से क्रिया करने वाले होते हैं, और साथ में इनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिटाट के, वाई हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज उसको बनाने वाले जो अमाइनो एसिड हैं उनमें जो है लाइसिन और आर्जिनिन बड़ी मात्रा में होते हैं, जो कि एक प्रकार के क्षारकीय प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और साथ में इनकी साइड चेन या इनके एल्काइल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर के। हिस्टोन जो होते हैं वे आपस में जुड़कर एक जो है वो एक ऑक्टेमर को बनाते हैं, 8 मॉलिक्यूल के एक इकाई को बनाते हैं, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं आपके। अब ये मत बोलना कि सर हिस्टोन तो प्लस चार्ज है, तो 2 हिस्टोन एक दूसरे को रिपल करना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब हर एक इंडिविजुअल हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज का है, तो 2 हिस्टोन पास में आके ऑक्टेमर कैसे बनाएंगे। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन उसके अलावा देयर आर सर्टेन बॉन्ड्स जो प्रोटीन को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को आपस में स्टेपल करते हैं। दे मे बी द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दे मे बी द वैन डर वाल फोर्सेस, दे मे बी द सम काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो प्रोटीन को आपका एक से अधिक प्रोटीन जुड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑक्टेमर बनता है, जो कि एक प्रकार से क्वार्टरली स्ट्रक्चर के समान हो सकता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा यूनिट होती है उसके अंदर। ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे जो है हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा था रुबिस्को एंजाइम की बात की थी, हमने कहा था उसमें 16 यूनिट होती है, 16 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ती तब जाके रुबिस्को बनता है। तो यहां पे 4 प्रोटीन जो है वो 8 प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं, H2A, H2B, H3, H4 के 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और ऑक्टेमर बनता है। ठीक है, क्लियर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Very very important। जो डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है, वो अपने आप को जो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टेमर होता है उसके चारों ओर अपने आप को लपेट लेता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। एक बात क्लियर है, मतलब न्यूक्लियोसोम को बनाने वाले इंडिविजुअल घटक क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन के। यानी डीएनए और हिस्टोन से मिलकर क्या बनता है बेटा, उससे बनता है आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। क्लियर। ठीक है, देखिए अपना एनसीईआरटी का ही इमेज अटैच। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, चैप्टर नंबर 6 हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बेटा है के फिगर नंबर 6.4 न्यूक्लियोसोम को ये दिखा रहा है। क्या देख रहे हो आप देख रहे हो हिस्टोन का ऑक्टेमर दिखाई पड़ रहा है, जो किससे बना है, H2A, H2B, H3, H4 के जो है वो 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 2 इसके मॉलिक्यूल हैं, 2 H3 के, 2 H4 के, इससे बना हुआ है ये ऑक्टेमर बना होता है। ठीक है, क्लियर। H1 हिस्टोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्टेमर, नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्टेमर के, याद रखना जो H1 हिस्टोन है ये ऑक्टेमर का भाग नहीं होता है। इट सपोर्ट दी लिंकर डीएनए, ये क्या है बेटा, ये है लिंकर डीएनए, ये बाहर निकले हुए लिंकर डीएनए को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर। आप देख रहे हैं डीएनए, यदि मैं आपसे बोलूं कि इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए कि डीएनए कितना फेरा ले रहा है, यानी जो ऑक्टेमर के आसपास डीएनए ने कितना फेरा लिया, तो आप पाएंगे कि डीएनए ने 1 टर्न पूरा लिया है एंड 1.75 टर्न आप बोल सकते हैं एक। ठीक है, इतना टर्न जो है वो डीएनए ने लिया। यानी एक दूसरा टर्न पूरा होने के पहले डीएनए दोनों तरफ से बाहर निकल गया। जिस एंगल से डीएनए बाहर निकला ये एंगल होता है 30 डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री के एंगल से डीएनए बाहर निकलता है, 30 डिग्री के एंगल से डीएनए बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर। ठीक है बेटा, है ना, तो 1.75 टर्न पूरा लेगा और डीएनए एक एंगल से बाहर निकल जाएगा। देखिए एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में जो है डीएनए के 200 बेस पेयर 200 क्षार होते हैं। देखो बेटा बेस पेयर का मतलब क्या है, देखो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा होता है। ठीक है, एक सीढ़ी के समान होता है ये। ठीक है, एक सीढ़ी के समान होता है ये, है ना।
सीधा करोगे लेटर के समान डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेगा। डीएनए मॉलिक्यूल की श्रेणी जो होती है उसमें यहां पर एडेनिन है, तो यहां पर थाइमिन है, यहां पर ग्वानिन है, तो साइटोसिन के यानी ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इसके लेटर जो आप लेटर देख रहे हो, ये लेटर वास्तव में जो है दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। मैंने कहा ये ग्वानिन है, सामने साइटोसिन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इसके बीच में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम बेस पेयर। तो बेस पेयर वर्ड का मतलब क्या है बेटा? बेस पेयर वर्ड का मतलब है नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में पाए जाते हैं वो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन की पेयरिंग होती है थाइमिन से, ग्वानिन की पेयरिंग होती है साइटोसिन से। यानी हमेशा एडेनिन सामने थाइमिन के जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के सामने जुड़ेगा। ये इनका इसका बिल्कुल बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है बेटा। ठीक है, तो डीएनए में जो जोड़े होते हैं ना, डीएनए कैसे बनेगा आपको मैंने कहा कि ये एक 4 पेयर हो गया, इसके ऊपर दूसरा हो गया, तीसरा चौथा बजट के, तो एक के ऊपर एक बेस पेयर जुड़ते चले जाएंगे, उससे डीएनए बनेगा। तो 2 बेस पेयर डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी ये जो दूरी होगी ना, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी होगी। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अभी एक बात समझ लीजिए आप कि न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के, याद रखना है हमको। ठीक है, न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of structure of in nucleus called the chromatin। के न्यूक्लियोसोम के मिलने पर क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन धागे के समान दिखाई पड़ता है, स्टेनिंग लेने वाला स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो न्यूक्लियोसोम हमको बीट्स ऑन स्ट्रिंग, धागे के ऊपर मोती के समान हमको दिखाई पड़ेगा। कि एक्चुअली में यहां पर मोती के ऊपर धागा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक धागा है, उसमें कई सारे मोती जो है वो जुड़े हुए हैं, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई पड़ता है। वेरी वेरी आईएमपी। यदि आप जो है वो न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम को आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, क्या लिखा है? द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। के जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई पड़ते हैं। जब वो अपने आप को कंडेंस करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है क्रोमेटिन फाइबर बनता है, के जो आगे कॉइल होके जो है वो क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना कुछ होता क्यों है ये? वाई दिस ये सब क्यों हो रहा है? अरे भाई सिंपल सी बात है, धागा बहुत लंबा है। डीएनए को एक धागा मान लिया हमने, थ्रेड मान लिया, हमने कहा ये डीएनए का जो थ्रेड है बहुत लंबा है, इसको सेल में मैनेज करके रखना पड़ेगा ना, तो प्रॉपर इसको लपेट कर रखना पड़ेगा। अरे भाई इतनी सी बात है, जो है गुजरात में होता ना काइट फेस्टिवल, गुजरात में लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे हालांकि सब जगह लोग पतंग उड़ाते हैं, पर कहीं कहीं पे काइट फेस्टिवल बड़ा फेमस होता है। ठीक है, आपने कभी पतंग उड़ाया है क्या? मैंने बहुत कोशिश किया पतंग उड़ाने का, सच बता रहा हूं के मतलब मैंने बहुत कोशिश की पतंग उड़ाने की, पर मैं पतंग को कभी ठीक से उड़ा नहीं पाया। मैं, मेरा छोटा भाई जो है मुझसे, जो मिकी है छोटा भाई है, वो जबरदस्त है पतंग को जरा में उड़ा लेगा। वो छोटा, उसके छोटा जो वो लकी वो भी उड़ा लेता है। लेकिन मैं पता नहीं, आई एम नॉट गुड कि पतंगबाजी में मैं ठीक नहीं उठ के। तो लेकिन वो क्या करते थे मेरे भाई, पतंग को तेज ऊपर उड़ा के पतंग पकड़ा देते थे। अब भाई पकड़ो, भैया पकड़ो पतंग। ठीक है, तो फिर पकड़ने में बड़ा मजा आता था। तो कई बार ऐसे डिप हुआ करती थी, तो कई बार उसको ढील देके ऊपर लगे, फिर खींचा उसको तो वो ऊपर जाया करती थी, बहुत मजा आता था। लेकिन वो जो लैंडिंग था ना कि ऊपर ले गए इसको, वो करना जो है थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता था। लेकिन मेरा भाई ब्रदर लोग कर लिया करते थे उसको के। चलिए, तो आपने तो कभी ना कभी तो पतंग उड़ाया होगा, देखा होगा किसी को उड़ाते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कि आप छत के ऊपर जो है पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग को आपने खूब ऊपर उड़ा रहे हैं। आपकी पतंग सबसे ऊपर दिखाई पड़ रही है, इतनी छोटी सी दिखाई पड़ रही है, खूब ऊपर। अब आपने क्या किया? आपने कहा चलो भाई, नीचे से आप छत पर पतंग उड़ाए थे, पापा मना करके गए थे, पापा ने कहा था छत पर कोई नहीं जाएगा, छत पर पतंग नहीं उड़ाना, छत पर जो है वो पतंग उड़ाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। तो पापा डांट के गए थे। लेकिन क्या होता है, छोटे भाई लोग जो होते हैं या घर के जो बच्चे होते हैं, वे डांट को यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं कि चलो ठीक है, पिताजी का तो काम ही डांटना। मतलब पिताजी का तो ये फर्ज ही है कि वो जब ऑफिस जाएंगे उसके पहले डांट के जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तब भी डांटेंगे वो, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है, ये आपने अपने दिमाग में डाल लिया है।
मतलब आपको ऐसा लगता है आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं क्या, पापा की तबीयत ठीक नहीं क्या? मम्मी पूछी बेटा क्यों? नहीं आज जाते में भी डांटे नहीं और लौट के आके भी डांटे नहीं, कुछ बोले नहीं हमको। रोशनी तो आते साथ ही बोलते हैं कि क्या हो तुम, है ना, तुम है जैसा है तुमने देखो उसके बच्चे को देखो, तुमको देखो ऐसा। तो आज का ठीक नहीं है। मम्मी बोली कि क्यों छेड़ करते हो अपने पिताजी की? इतना बोलने का था कि पिताजी बोले वाह रे बहुत बड़े हो गए तुम तो अब मम्मी ने कहा था कि भैया छत पे मत जाना, लेकिन आप पतंग उड़ाने पहुंच गए। अब जैसी बाइक की आवाज आई कि पापा आ गए, या कार की आवाज आई कि पापा आ गए, मम्मी ने कहा चिंटू और मिंटू फटाफट नीचे आ जाओ, पापा आ गए। और चिंटू मिंटू की पतंग तो आसमान छू रही थी ऊपर। उनने टान 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 पतंग को उतारा, उतार के क्या किया उन्होंने, झट झट के। अब वो टाइम ही नहीं मिला उसको कि घिरनी में लपेट लेते, क्योंकि पिताजी देख लेंगे तो अभी गुस्सा करेंगे। झट से पतंग को उतारा उन्होंने, पूरा धागा झट झट खींचा, उतारा पतंग को, रखा वहां पे धागे को, और नीचे आके किताब खोल के पढ़ने बैठ गए। पिताजी अंदर आए, जैसी गाड़ी माड़ी पार्क के अंदर आए, वो देखा चिंटू भैया किताब के अंदर, अकबर ऐसा ये वो है ना, तो और मिंटू भैया भी बुक के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। पिताजी बोले वाह मेरे बेटे दोनों कितने अच्छे हैं। देखो सुबह छोड़ के गए तब भी पढ़ रहे थे, बच्चे बड़े समझदार हो गए। मम्मी सब जानती है कि बच्चे है ये समझदार नहीं, तुम्हारे ही बच्चे ये समझदार कैसे हो सकते हैं कि मम्मी के दिमाग में टन 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 बहुत सारी बातें घूमी। अब थोड़ी देर बाद जब पापा शांत अपना काम में लग गए तो चिंटू मिंटू छत पे गए कि भाई पतंग उतारी थी, अब उस धागे को अपन जो है वो संभाल कर देते हैं। अरे क्या देखा, पूरा धागा उलझ गया। उलझेगा या नहीं उलझेगा बताओ मेरे को? अरे इतना बड़ा धागा आप लेके सीधा का सीधा नीचे उतार कर दिया आपने, पूरा धागा उलझ गया। अब वो कह रहा है उससे कि मैं खींचता हूं तो उलझ जाता है। बड़ी उलझन हो गई भाई, अब उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल काम है। इतने में पिताजी आ गए छत पे। क्यों भैया, क्या सोचते तुम हमारे बारे में? उसके बाद की कहानी केवल साउंड इफेक्ट था। उसके बाद चटाक चटाक चटाक। धागा क्यों उलझा? बड़ा था, प्रॉपर घिरनी पे ले नहीं पाए, लेकिन वही धागा, वही वो थ्रेड जो था ना, जब आपने उसको घिरनी पे आपने मान लो प्रॉपरली आपने धागा लिया होता है और लगातार घिरनी पर लपेटा होता, तो पूरी आपकी जो घिरनी बोलते हैं उसको, या क्या बोलते हैं उसको यार, है ना, रोलर जैसा होता है ना, जो सुई धागे की गिट्टी का धागा भी लपेटा होता है, वो पूरा धागा आप उस पर लपेट लेते हैं आप, ठीक है। हम तो घिरनी बोलते थे भाई, है ना, ठीक है, हमको नहीं मालूम बाकी वर्ड क्या होता है उसका। तो उस पर आपने लपेट दिया उसको, तो आपका पूरा धागा सुरक्षित रहता है उसमें। अगली बार पतंग उड़ाते फिर से काम आता है, वो फिर से लपेट लेते हैं उसको आप। इस बार आपने लपेटा नहीं, सीधा लाके इकट्ठा कर लिया तो फंस गया, उलझ गया। जस्ट इमेजिन यदि न्यूक्लियोसोमल मॉडल ना होता सेल के अंदर, तो डीएनए ऐसे ही खुलता, अपनी सूचना देता और उलझ जाता हो कि ये इससे उलझ गया, वो उससे उलझ गया। क्रोमोसोम 1 बोल रहा है, अरे मेरे को कहां लेके जा रहे हो? क्रोमोसोम 2 बोल रहा है, ये तो मैं हूं भाई, किधर खींच रहे हो मेरे को? सब उलझ जाते धागे आपस में। इसलिए बाकायदा न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट किया गया कि भैया तुम अपने आप को लपेट लो, तुम अपने आप को लपेट लो, प्रॉपर लपेटना अपने आप को, कोई गलती मत करना। यह है न्यूक्लियोसोम मॉडल का इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। चलिए। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. देखिए आप, है ना, आपके सामने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो एनसीईआरटी में दे रखा है और ये एग्जाम में भी आ सकता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, आपकी एमसीक्यू बुक में लिखा होगा स्ट्रिंग ऑन बीट्स, मत मानिएगा उसको। हालांकि एमसीक्यू बुक सही है, पर मानना मत उसको, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मानना पड़ेगा हमको, समझ गए ना। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के, तो आपको ये धागे पर मोती के समान दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज दी न्यूक्लियोसोम। अब आप बोलोगे सर इसमें न्यूक्लियोसोम कहां है, हमको तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा यही तो न्यूक्लियोसोम है। देखो ये ऑक्टामर, ये ऑक्टामर,
ये डीएनए, ऑक्टामर 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 के, ये देखो आप डीएनए 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 डीएनए, है ना, देख रहे हो आप, है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। अरे देख रहे हैं इसको आप, ठीक है। मुझे लगा मैं मैग्नीफाई कर पाऊंगा इसको, नहीं मैग्नीफाई नहीं होगा ये। चलो तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया बेटा, चलो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। मैंने कहा ये देखो ऑक्टामर 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 ऑक्टामर, ठीक है ना। फिर देखो मैंने कहा आपसे, ये देखो आप, ये डीएनए डीएनए डीएनए, है ना, दिख रहा है आपको, okay? तो ये मैंने आपको बताया, तो ऐसे जो दिखाई पड़ता है आपको, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान ये दिखाई पड़ता है, क्लियर। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन at higher level require additional set of protein that collectively are referred as non-histone protein। अब सिंपल सी बात है, जब क्रोमेटिन को कंडेंस किया आपने, उससे क्या आप क्या कर रहे हैं, आपका न्यूक्लियोसोम कंडेंस कर रहा है, क्रोमेटिन को कंडेंस कर क्रोमोसोम बना रहा है। और क्रोमोसोम की फाइनल पैकेजिंग, जब क्रोमोसोम को फाइनल शेप देना होगा, जब क्रोमोसोम को फाइनल शेप देना होगा, तब एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, इनको क्लियर, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक एंड स्टेंस लाइट, जिन्हें हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। कल की क्लास में हमने बात किया था बेटा हेटेरोपिग्नोसिस के बारे में बात किया था, हमने यूक्रोमेटिन के बारे में बात किया था, हमने हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात किया था, हमने कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बात की थी, हमने फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की बात की थी, हमने बात किया था बेटा किसके बारे में, हमने कहा था कि यूक्रोमेटिन लाइटली स्टैंड है, हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टैंड है, और दोनों के डिफरेंस को लिखा था हमने, ठीक है। The chromatin that is more densely packed and stand dark are called the heterochromatin। जो more densely packed है, जो गहरा रंग लेते हैं, उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और मैंने कहा था आपसे, जो खुला हुआ होगा, जो डिकंडेंस होगा, वो जेनेटिकली एक्टिव होगा, जो कंडेंस होगा उसकी सूचनाएं बंद होंगी, वो जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। दिस इज मेंशन इन एनसीईआरटी के। और हमने जो कल आप जब लिख रहे थे, तो आपके दिमाग में आता है, कई बार कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि एक बच्चे ने लिखा, कमेंट में लिखा, सर इस अकेले चैप्टर में मेरे 2 रजिस्टर भरा गए, सर ये तो बहुत लेंदी हो रहा है। तो दादा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है बताओ, लड्डू है, हलवा है, नीट के ना हमें एक लेक्चर में आके अपना ज्ञान दे जाए और तुम अपना करते हो। बेटा ये 12वीं 11वीं नहीं है, दिमाग से निकाल देना डाउट, कोई दिमाग में डाउट मत रखना इस बात का, नहीं तो क्या होगा, समझ तो आएगी पर 2 साल खराब करने के बाद आएगी। समझ तो आएगी 2-4 लाख रुपए निपटाने के बाद आएगी। जब किसी कोचिंग में जाएंगे, वहां जाके जब 2 लाख रुपए फीस भरेंगे, ठीक है, हॉस्टल में रहेंगे, जब वहां पे वो पढ़ाएगा टीचर, तब तुम बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। बोलेगा खड़े हो जा, निकल क्लास से बाहर, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो यही मारूंगा थप्पड़। प्रोफेशनल क्लासेस जो है वो आपका थोड़ी ना एंटरटेन करते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है हमको मालूम है, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ज्ञान व्यान देने की कोशिश तो करना ही मत, साफ साफ होते हैं। यहां पे ऑनलाइन में क्या होता है कि हम और आप आमने सामने नहीं है, इसलिए कई बार ऐसी बातें हो जाती है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आपको यह सोचना चाहिए कि आप जो कोई भी व्यक्ति यदि एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा ना। वो क्या सोचा होगा उसने कि वो चाहता है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट का हिस्सा कमजोर ना रह जाए आपका, कि आप एग्जाम में टॉप करें, इसलिए मेहनत कर रहा है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये कि 5 लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म करो, 6 लेक्चर में अगला चैप्टर खत्म करो, और जितना महीने में जितने 35 लेक्चर में ये चैप्टर कवर किया हमने, उतने में 3 चैप्टर कवर कर लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ कवरेज रहता उठ के, यानी केवल क्या होता, फिल्म के ट्रेलर देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं हमके, पूरी फिल्म तो मालूम ही नहीं चलती। और पूरी फिल्म मालूम करना है ना, तो भैया उतरना पड़ेगा जंगे मैदान में और पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं बेटा, ठीक है। तो दिमाग में कोई डाउट मत रखिएगा, है ना। जो पढ़ा रहा हूं ना वो कंप्लीट सिलेबस है, वो पढ़ा रहा हूं। 11 12 सबको नहीं देखता मैं, अभी आप 12 वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, समझ गए, ठीक है। जो एग्जाम में आता है वो पढ़ रहे हैं आप, ठीक। चलिए, तो इसलिए आपका रजिस्टर 1 भरा है या 10 भरा है, पढ़ना आप नहीं है भाई, समझ गए ना, ठीक है। और बहुत सुविधा चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, मुफ्त में एकदम फ्री फ्री फ्री। क्या आइडिया है, चेंज दिस चैनल,
ठीक है, चैनल चेंज कर लीजिए, बहुत आसान है यार। इसको बंद कीजिए, दूसरा गूगल कीजिए, आप यूट्यूब में देखिए, आपको मिलेंगे 10 चैनल मिलेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चैनल में 10 के, सुंदर सुंदर थंबनेल, टिंग 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 टिंग, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए वहां देखो जाके, है ना, यहां तो भैया पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो कोई इफ कोई बट नहीं चाहिए मुझे पढ़ने को लेकर, है ना। कोई और बात है तो शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करूंगा उस पर आपसे ना। अभी चलो आ जाते, लौट के वापस आते हैं इनके, ठीक है। आज का डाइट का कोटा पूरा, ठीक है, अब लौट के आते। अब थोड़ा सा बेटा बाहर निकलेंगे सिर के, क्योंकि हमने देखा ना, अभी तक हमने जितना देखा वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा हमने, जो भी देखा हमने, थोड़ा सा हमें जो है वो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल में आपको लिखना है, हेडिंग वाली न्यूक्लियोसोमल मॉडल प्रपोज बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। इसको कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया, प्रपोज बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है, ब्रैकेट में ईयर लिख लीजिएगा 1974। द टर्म न्यूक्लियोसोम प्रपोज बाय ऑडिट, न्यूक्लियोसोम शब्द को ऑडिट ने प्रस्तुत किया। द टर्म न्यूक्लियोसोम प्रपोज बाय ऑडिट, न्यूक्लियोसोम शब्द को जो है वो ऑडिट ने दिया, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के अरेंजमेंट को जो है वो दर्शाता है। इट एक्सप्लेन्स द अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के अरेंजमेंट को दर्शाता है, के। ए सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम की एक इकाई को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ए सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम की एक इकाई को, सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम में क्या शामिल होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, वेरी वेरी आईएमपी। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, क्लियर, देख रहे हैं आप, वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए क्या देख रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम को हमने देखा, ये आपका क्या, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया आपका अटके, फिर हम क्रोमेटिड देख रहे हैं, ये हमको क्रोमेटिड दिखाई पड़ रहा है अटके, ठीक। फिर हम क्या देख रहे हैं, ये इसका सिरा टीलोमियर है, हमने खोला इसको तो हमें क्रोमेटिन दिखाई पड़ा, क्रोमेटिन को हमने ओपन किया तो देन वी फाइंड दिस इज द न्यूक्लियोस, दिस इज द न्यूक्लियोस, जो न्यूक्लियोसोम है वो यहां पे, जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है वो यहां पर अटके। न्यूक्लियोसोम में क्या बेटा, ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल है वो यहां, दिस इज एक्चुअली दिस इज द न्यूक्लियोसोमल मॉडल, के ये है यहां नहीं, क्या नीचे लगाना चाहिए को, ये न्यूक्लियोसोम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हिस्टोन का ऑक्टेमर दिखाई पड़ रहा है जिसपे डीएनए अपने आप को जो है वो लपेटे हुए, क्लियर, ठीक है। देखिए है ना, तो एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें हम देख रहे हैं बेटा कि हमको जो है वो ठीक, ये जो होती है ना बेटा, जो क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है के, और जो ये पी आर्म होती है और ये क्यू आर्म होती है, के पी फॉर पेटाइट, पेटाइट मतलब स्मॉल, पी फॉर पेटाइट स्मॉल आर्म, ठीक है ना, ठीक है। इसको पी बोला तो इसको हमने क्यू बोल दिया, ये भी नीट में आया हुआ है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि डीएनए एंड बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, आप देखिए इसमें कि आपको हिस्टोन का ऑक्टेमर दिखाई पड़ रहा है, डीएनए अपने आप को लपेटे हुए, डीएनए अपने आप को लपेटे हुए के, ठीक है, क्लियर। और इसका जो डायमीटर है, एक न्यूक्लियोसोम के ऑक्टेमर और डीएनए लपेटे का डायमीटर कितना होता है, वो 110 एंगस्ट्रॉम होता है, 110 एंगस्ट्रॉम होता है, 110 एंगस्ट्रॉम जो है होता है, कि इसको हम नैनोमीटर में क्या बोलते हैं, 11 नैनोमीटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, डायमीटर होता है इसका। देखिए आप, है ना, ये आप देख रहे हैं, आपको न्यूक्लियोसोम कोर दिखाई पड़ रहा है, हिस्टोन का ऑक्टेमर दिखाई पड़ रहा है। तो देखो इस अरेंजमेंट को बड़े ध्यान से देखिए आप, डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल में हिस्टोन आके जुड़े, हिस्टोन के ऑक्टेमर आके जुड़े, तो क्या बन गया बेटा, जो है वो आपका हिस्टोन का ऑक्टेमर जुड़ा उसमें, फिर उसने उसमें डीएनए अपने आप को लपेटे हुए, H1 हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए को सपोर्ट दे रहा होता है, फिर ये कंडेंस करेगा तो क्या बनेगा, सोलेनाइड बनेगा। सोलेनाइड का डायमीटर होता है ना, जो है याद रखिए कि एक सोलेनाइड जो न्यूक्लियोसोम है वो क्वाइल करता है, उससे सोलेनॉइड बनता है। एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और सोलेनॉइड का डायमीटर होता है 300 एंगस्ट्रॉम या 30 नैनोमीटर होता है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी गई है, एक सोलेनॉइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए
अब इस इमेज को ध्यान से देखिए आप, ये मैंने आपको जो है 3 डायमेंशन में दिखाया कैसे हिस्टोन का ऑक्टामर है, कैसे डीएनए अपने आप को उस पर लपेटे हुए है, H1 हिस्टोन कैसे इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर। देखिए ये हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक तस्वीर देख रहे हैं इसकी हम, ठीक है। हमें यहां पर बीट्स ऑन जो है वो हमको जो है वो जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि ये जो है ये हिस्टोन के ये सारे हिस्टोन के ऑक्टामर हैं, आपको ये हिस्टोन के ऑक्टामर है, और जोड़ने वाले क्या है, ये आपका हो गया, ये आपके डीएनए हो गया इसमें, है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक। इन अ न्यूक्लियोसोम 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म एन ऑक्टामर। एक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के जो 8 मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो एक ऑक्टामर में आते हैं, और इसमें 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, H2A के, H2B के, H3 और H4 के होते हैं। H1 हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हिस्टोन के ऑक्टामर होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल, ये डीएनए मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं। ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज सराउंडेड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल, हिस्टोन के ऑक्टामर डीएनए मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं, के क्लियर। ये जो 142 बेस पेयर है बेटा, ये 142 से लेके 147 तक होता है, के क्लियर। तो कई बार आपको ऑप्शन में 146 लिखा मिलेगा, जो कि राइट है, के कंफ्यूज मत होना, के ये आंकड़ा वेरी करता है, अलग अलग बुक्स में अलग लिखा है। तो जो बिल्कुल सही फिगर है वो 142 से लेके 147 है, और कई किताबों जब एग्जाम में जब ऑप्शन आया तो 146 ऑप्शन में आया हुआ है बेटा, के तो ये फिगर दिमाग में रखिएगा, जो भी दिखेगा वहां पे वो लगा देना आपके। अब ये मत बोलना सर 142 दिया, 143 दिया, 144 दिया तो क्या लगाऊंगा मैं, ऐसा नहीं करता एग्जामिनर, आपको वो इतने पास क्लोज फिगर नहीं देता है। और यदि आ भी जाए सारा तो आप लगा के आइएगा 146 लगा के आइएगा, जो पहले एक बार एक्सेप्टेड आंसर है, ठीक है, क्लियर। नहीं तो अभी आप बोलोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो गलत बात नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो 142 से लेके 147 बेस पर डीएनए के जो है वो ऑक्टामर के आसपास कॉइल करते हैं, और ये 1.75 टर्न लेते हैं, कितना 1.75 फेरा, एक फेरा पूरा होता है, एक फेरा पूरा होने के पहले वो 2 एंगल से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ऐसा होता है न्यूक्लियोसोम के। हिस्टोन के ऑक्टामर देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए अपने आप को लपेटे हुए 1.75 टर्न है इसमें, ठीक है ना बेटा। और H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए आप, है ना, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक पिक्चर जो डीएनए जो न्यूक्लियोसोम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि H1 हिस्टोन बाहर सपोर्ट देने के लिए होता है, जबकि H2 है, H2B, H3, H4 के 2-2 मॉलिक्यूल ऑक्टामर आते हैं, उस पर डीएनए अपने आप को लपेटे होता है। क्लियर, ठीक है। The DNA leaves the octamer at the angle of 30 डिग्री। कुछ बुक्स में 45 लिखा है, गलत है वो, ठीक है। डीएनए जो ऑक्टामर है उससे डीएनए 30 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलता है, ठीक। द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज ऑक्टामर, के जो न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय हिस्सा होता है उसे हम ऑक्टामर कहते हैं, जो 40 एंगस्ट्रॉम हाइट का होता है, 80 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। हर एक न्यूक्लियोसोम एक ऑवलेट पार्टिकल होता है। ऑवलेट का मतलब होता है सप्रेस्ड 8 पोल्स के, अपने सिरों पर दबा होता है, मतलब ऐसा एकदम गोल नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है, अपने सिरों पर ये दबा होता है, दिस इज सप्रेस्ड एट द पोल, से ऑवलेट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर है 110 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब 11 नैनोमीटर होता है। याद रखना है, इसको एग्जाम में पूछा गया है, जो डायमीटर है न्यूक्लियोसोम का वो 11 नैनोमीटर होता है, 110 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम में बोलोगे तो 110 होगा बेटा, नैनोमीटर बोलोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 55 एंगस्ट्रॉम इसकी हाइट होती है, ठीक है। दो न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए की हेल्प से जुड़े होते हैं, लिंकर डीएनए तो वही दोनों के बीच कॉमन है, के 2 न्यूक्लियोसोम आर कनेक्टेड बाय द लिंकर डीएनए, तभी इसका नाम लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर बेटा, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए ना, पक्का बोर तो नहीं हो ना, ठीक है। और बोर हो भी जाओ तो भी क्या करेंगे यार, पढ़ना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा। आपके पास चॉइस है, तात्कालिक सुख, इमीडिएट रिलैक्सेशन, तुरंत फायदा मिल जाए, तुरंत थोड़ा सा हमको आराम मिल जाए, और पूरी जिंदगी हम पछताते रहे कि हमने उस समय क्यों नहीं किया, या आज हम सैक्रिफाइस कर लें, आज अपने छोटी छोटी खुशियों को हम जो एक तरफ रख दें, आज हम पूरी मेहनत कर लें और पूरी जिंदगी हम हैप्पीली गुजारें। वाइज डिसीजन क्या है बताओ? वही है ना बेटा
कि आज का जो आपका त्याग है ना, ये आपको कल सूद समेत वापस होगा, ब्याज समेत मिलेगा। आज आप क्या कर रहे हैं, बचत करके रख रहे हैं आप, तो इस पर सूद लगेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इस पे आपको, तो खुशियां आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आज मेहनत करने से बिल्कुल मत चूकिए। ठीक है, चलिए, तो हमें दिखाई पड़ रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग देखा हमने, हमें दिखाई पड़ रहा है टाइम करके कैसे जो हिस्टोन का ऑक्टेमर है और 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर, देखिए आगे ना 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है ऑक्टेमर पे अपने आपको लपेटे हुए हैं पूरा। ठीक है ना, ठीक, तो मैंने आपको कहा ना बेटा 142 से 147 होता है, लेकिन कोई एक फिगर चुनने को बोलेगा तो आप 146 चुन लेना, मैं कह रहा हूं आपसे। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोमर मॉडल क्या शो करता है। न्यूक्लियोसोमर मॉडल रिप्रेजेंट फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग इन क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोमल मॉडल क्रोमोसोम में प्रथम स्तर के कुंडलन को दर्शाता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग को वो शो करता है। क्लियर? इट शोज दी फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉइलिंग को ये शो करता है। क्लियर? तो हिस्टोन के ऑक्टेमर है, डीएनए अपने को लपेटे हुए एच हिस्टोन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोमल मॉडल फर्दर कॉइल टू फॉर्म सोलेनाइड। सोलेनाइड जो होता है वो सेकंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग को शो करता है। न्यूक्लियोसोम आपस में और कॉइल करेगा, सोलेनाइड बनेगा, और एक सोलेनाइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, और इसको पहली बार क्लग ने बताया, क्लग ने देखा, और इसके लिए इनको 1982 में नोबेल प्राइज मिला। सोलेनाइड रिप्रेजेंट दी सेकंड डिग्री ऑफ कॉइलिंग इन क्रोमोसोम। सोलेनाइड क्रोमोसोम में सेकंड डिग्री वाली कॉइलिंग को शो करता है। ठीक है, क्लियर? देखिए अपना, है ना, ये है आपका सोलेनाइड का, देख रहे हैं आप 300 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, और ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम को देख रहे हैं आप। ठीक है ना, ठीक, तो एक तब क्या है ये शो कर रहा है न्यूक्लियोसोम को शो कर रहा है ये, और ये शो कर रहा है किसको, ये शो कर रहा है सोलेनॉइड को, ये शो कर रहा है। ठीक है, ठीक, सोलेनॉइड फर्दर कॉइल टू फॉर्म सुपर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और कॉइल करते हैं और उससे क्या बनता है, फिर सुपर सोलेनॉइड बनता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि संभवतः जो क्रोमोनिमेटा, हमको मेटाफेजिक क्रोमोसोम पढ़ा था हमने, तो हमने क्रोमोनिमेटा के बारे में बात किया था। जो क्रोमोनिमेटा हमको जो है लाइट माइक्रोस्कोप में हमें जो क्रोमोनिमेटा दिखाई पड़ते हैं, एक्चुअली वो क्या होते हैं बेटा, एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो होते हैं सुपर सोलेनॉइड होते हैं वो। ठीक है ना, ठीक, अब देखिए हमने कहा कि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो स्ट्रिंग ऑन बीट्स के समान हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये तो पढ़ा ऑलरेडी हमने। ठीक है, ठीक, अब लौट के वापस आए हम, तो क्रोमोसोम की बात की हमने। अब इतना सब जानने के बाद, क्रोमोसोम के बारे में इतना जानने के बाद बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के कार्य क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। द क्रोमोसोम आर नोन एज व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं बेटा, वंशागति के वाहन भी कहते हैं, हम व्हीकल ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, वंशागति के वाहन कहते हैं। दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। के ये क्यों ऐसा बोला हमने भाई, एक जीव का निर्माण कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बॉर्न होता है, गैमीट आता है, एक गैमीट मदर से आता है, एक गैमीट फादर से आता है, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो गैमीट लेकर क्या आता है, गैमीट लेके आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट होता है। ठीक है, तो आता क्या है, क्रोमोसोम ही तो आता है। ठीक है, द डायरेक्ट एंड रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज, और ये क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में जाके अपने आप को, क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल इन ग्रोथ फेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान जो है वो अपने आप को जो है क्या करते हैं, वो डिकंडेंस करते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड खुलता है, प्रोटीन का निर्माण करता है वो। तो ये सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। जब सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम के हिस्से कई बार आपस में कटकर एक दूसरे से बदला जाते हैं। जनरली ये जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है, दोनों एक तरह के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 एक मदर से आया, क्रोमोसोम नंबर 1 एक फादर से आया, दोनों क्रोमोसोम आपस में अपने कुछ हिस्से बदल लेते हैं, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, कई बार क्रोमोसोम के अंदर जीन जो होते हैं उनमें कोई रेडिएशन का इफेक्ट होता है, कोई केमिकल का इफेक्ट होता है, सूचना बदल जाती है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये सारी घटनाएं क्रोमोसोम के लेवल पे घटती है। ठीक है, सेट क्रोमोसोम जो होते हैं, सेट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके नीचे ट्रेवेंट या सैटेलाइट वाला पोर्शन होता है, जहां से डीएनए थ्रेड बाहर निकलता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोलस बनता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जैसे एक्स और वाई होगा मेल बनेगा, एक्स सेक्स होगा फीमेल बनेगा। ठीक है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक जीव का जेंडर क्या होगा, उसका लिंग क्या होगा, उसका के तो ये क्रोमोसोम के फंक्शन हो गए बेटा। क्लियर? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा के, सिलेबस में हालांकि हमारे नहीं है ठीक, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ये कन्वेंशनली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
कई बार इन्हें ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इनके बारे में। तो एक काम करना बेटा आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम की मैंने एक शीट ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने लैम्बरस क्रोमोसोम और जो है आपका सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ बच्चों का बोलना है सर थोड़ा सा लैंग्वेज उसका इजी कर दीजिए शीट का, तो मैं एक शीट में आपको अपलोड करूंगा जो बिल्कुल सिंपल टू दी पॉइंट शीट होगा आपका। तो वो शीट आप जो है इस लेक्चर के बाद आपको वो शीट मिलेगा, तो उस शीट को आप देख लेना। तो जो डीपीएस आज का जो आप सॉल्व करोगे ना, उस डीपीएस को सॉल्व करने के पहले आप शीट को एक बार पढ़ लीजिएगा उसको बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो क्योंकि देखो मैं भाई जो लिखा है वही पॉइंट मुझे बोलकर बताने पड़ेंगे, तो बहुत सारा समय लगाने की रिक्वायरमेंट वहां पर मुझे नहीं लगती है। पर तब भी बेटा तुम्हें करता है ना कि कोई चीज हमको समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी आप सिंपल सा ये है कि आपको केवल 2 क्रोमोसोम ऐसे स्पेशल टाइप के जिनके बारे में थोड़ा जानना है, वो है लैम्बरस क्रोमोसोम जो वर्टिब्रेट्स की oocytes में देखने मिलता है, दूसरा होता है आपका पॉलीटिन या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जो कि आपको जो है चिरोनोमस लार्वा और ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों क्रोमोसोम के कुछ यूनिक फीचर होते हैं, तो उसकी मैं लिस्टिंग आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा। और कभी मुझे लगेगा ना जैसे कि कभी मुझे लगेगा कि आपको समझना है, वक्त होगा तो मैं बता भी दूंगा आपको मैं। तो अभी लेकिन अभी हम उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अभी वो शीट को एक बार पढ़ लेना, आपके 10 12 15 पॉइंट रहेंगे बेटा, मैं कोई पॉइंट करके दूंगा आपको कि जो एग्जाम में आता है वही पॉइंट मैं शीट के अंदर दूंगा। तो एक बार उस शीट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आपको लगता नहीं समझ में आया तो ठीक है ना, मैं हूं ना, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूंगा बेटा उसमें के। तो अभी यहां पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत बड़ा चैप्टर था, फिनिश, ठीक है, खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा स्पीड से लेंगे उसको हम, वो होगा आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बायोमोलिक्यूल्स को हम उसके बाद लेंगे, क्योंकि अभी इसलिए लेंगे हम क्योंकि हमने क्रोमोसोम पढ़ा है, अभी हमने क्रोमेटिन पढ़ा है, अभी हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ा है, हमने तो अभी सब चीजों को जानते हैं हम, तो हम उसको भूलें उसके पहले हम चैप्टर कवर कर लेते हैं। और भूलना मत यार, एग्जाम दूर है, एग्जाम देना पड़ेगा तो याद रखना पड़ेगा। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन पूरा करेंगे तो हमारा साइटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद इधर 12th वाले पोर्शन में फिर हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इंहेरिटेंस को शुरू करेंगे, जो वन ऑफ द फैंटास्टिक चैप्टर है जिसको हमें डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बेटा इस पूरे सेल के सफर में आप बोर नहीं हुए होंगे और बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको। और कोई भी बुक, मैं कहता हूं आपसे, XYZ कोई भी बुक, चाहे ओलंपियाड का बुक हो, चाहे अमेरिका का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे इंग्लैंड का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे इंडिया का हो, उठा लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मोर देन 90% MCQ आप सही सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.